हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है, साइंस का चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका हम ये लास्ट पार्ट करेंगे। कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए हैं। तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। एक बायोस्फीयर रिजर्व में वहाँ पे बच्चों को सैर कराई गई है। तो इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं बच्चों, बहुत बड़े संरक्षित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज मैंने बताए थे आपको। एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, छोटे इलाके होते हैं थोड़े। उसके बाद जो नेशनल पार्क होते हैं उससे और बड़े इलाके हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल घने जंगल वाले इलाके, और जहाँ पे रिच फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ज़्यादा संख्या में प्लांट्स मिलते हैं, ज़्यादा वैरायटी मिलती है बहुत ही छोटे से लिमिटेड इलाके में। ठीक है कि नहीं क्या? तो अ, आज हम देखेंगे ऐसे ही हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे देश का बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है कि नहीं क्या? ये बच्चों मध्य प्रदेश में है। तो देखेंगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं मैं, क्या है ये चीज। तो मध्य प्रदेश में बच्चों डिस्ट्रिक्ट है होशंगाबाद। ठीक है ना? और इस होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। ठीक है ना? और ये इलाका बच्चों देखा जाए तो समुद्र तल से लगभग 1067 मीटर्स, या फिर राउंड फिगर में आप कर लीजिए 1100 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। और इतना ऊंचाई पे बच्चों यहाँ पे एक तरह से जो वातावरण है वो बिल्कुल हिल स्टेशन के जैसा है। तो क्लाइमेट काफी यहाँ पे कूल है, बिल्कुल हरी हरी घाटियां वादियां हैं। ठीक है, और घने जंगल है। आपको देखो, अगर इन घाटियों में से गुजर जाओगे तो नीचे आपको जमीन जो होती है ना ब्राउन, उसके दर्शन नहीं होंगे। इतनी घनी घाटियां, गुफाएं हैं खूब सारी, प्राकृतिक वाटर सोर्सेज हैं, तालाब हैं, वाटरफॉल्स हैं। तो खूब एक नेचुरली ब्यूटीफुल इलाका है ये। ठीक है ना? ओके, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों, यहाँ से इस डिस्ट्रिक्ट में अगर सबसे पास का, इस बायोस्फीयर रिजर्व के सबसे पास का शहर, सिटी हम देखें तो वो पड़ता है बच्चों पिपरिया। ये जगह है, सिटी है, टाउनशिप है। पिपरिया सबसे नजदीक का शहर है यहाँ से। ठीक। और ये जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों, ये अपनी जो समृद्ध फ्लोरा एंड फौना है उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, इवन इसको जो संसार के एक जो संस्था है यूनेस्को, उसने क्या है अपने लिस्ट में इसको एक शामिल किया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट में। तो उसने क्या है पूरे वर्ल्ड में जो बहुत ही घने रिच बायोडाइवर्सिटी वाले जो स्थान होते हैं उनकी लिस्ट उन्होंने तैयार की हुई है। और उस लिस्ट में ये फीचर करता है हमारे देश का पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बच्चों। ठीक है ना? तो ये जो रिजर्व है बच्चों, इसमें एक्चुअल में एक तो नेशनल पार्क आता है, जो कि एक टाइगर रिजर्व ही है, सतपुड़ा, घने जंगल है। ठीक है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है मध्य प्रदेश में, वहां पड़ता है ये। और दो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एक का नाम है बोरी और एक का नाम पचमढ़ी ही है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आ गई, एक नेशनल पार्क एंड देयर आर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लोग यहाँ जाते हैं, टूरिस्ट के लिए आकर्षण का ये क्षेत्र है। ठीक है कि नहीं क्या? तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है ये, साल भर बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे जंगली जानवरों को एंड जो ब्यूटी है नेचर की उसको देखने के लिए। चलिए, सो व्हाट एरियाज आर इंक्लूडेड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें? तो पचमढ़ी बायोस्फीयर जो है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद में आता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, क्या क्या आता है इसमें? एक तो आता है नेशनल पार्क जिसका नाम सतपुड़ा है, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इसमें, एक का नाम बोरी है और एक का नाम पचमढ़ी। तो आप क्या है इंडिया के मैप में, इवन मध्य प्रदेश के मैप में इन लोकेशंस को सर्च कर सकते हो, खासकर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और बच्चों यहाँ का एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है, गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, आपने देखी नहीं होगी, फ्लाइंग स्क्विरल, उसका ये घर है यहाँ पे। पूरे संसार में दुर्लभ है ये फ्लाइंग स्क्विरल, और ये यहीं देखने को मिलती है। और एक और हमारे राजस्थान में भी मिलती है, सीता माता जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना प्रतापगढ़, वहां पे भी फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिलती है। तो आपने कभी गिलहरी को उड़ते हुए देखा नहीं होगा, बट यहाँ पे मिलती है। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद हम देखते हैं बच्चों, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व है, इन दोनों में क्या अंतर है? डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चों छोटे इलाके होते हैं, स्मॉल प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व घने और बड़े इलाके हैं। ठीक है कि नहीं क्या? तो एक्चुअल में जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इट में इंक्लूड 1 और मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, जैसे कि हमने ऊपर देखा। तो बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो सकती है सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क। ठीक है, जबकि ये छोटे इलाके होते हैं। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है बताओ? स्मॉल
प्रोटेक्टेड एरियाज, वन्य जीव को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देने के लिए छोटे एरियाज है ये, प्रॉपर तारबंदी से इनकी बाउंड्रीज डिसाइडेड होती है। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं क्या है, लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। समझ में आ गया, ये बड़े इलाके होते हैं, घने क्षेत्र हैं, घने जंगल वाले क्षेत्र हैं और विविधता खूब है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी की विविधता, जीवों की विविधता खूब ज्यादा, छोटे इलाके में ज्यादा प्रकार के जीव मिलेंगे। ठीक, चलिए। हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है इसकी बच्चों तारबंदी से प्रॉपर बाउंड्री निश्चित होती है, जबकि इसकी कोई बाउंड्री निर्धारित होती नहीं है, कोई आपको तारबंदी फेंसिंग देखने को नहीं मिलेगी, बड़े इलाके होते हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड एनिमल्स आर गिवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी आउटसाइड डिस्टर्बेंस, यहाँ पे किसी प्रकार की जो बाहरी जो दखलंदाजी है, डिस्टर्बेंस है, उससे वाइल्ड एनिमल्स को, वन्य जीवों को बचाया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, और उनके जो खाने पानी जो है, उनके शेल्टर की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, उनके खाने पानी की देखभाल किया जाता है, उनको बीमार होने पर उनको मेडिकल असिस्टेंस दी जाती है, और उनकी रिप्रोडक्शन जो एक्टिविटीज होती है, ब्रीडिंग, उनका भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे इलाकों में उनको कोई परेशानी होने नहीं दी जाती। ठीक है ना, तो इस प्रकार की अरेंजमेंट किए जाते हैं, इनका ध्यान रखा जाता है। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व जो बच्चों, ये एक तरह से प्लांट्स का नेचुरल हैबिटेट है, ना केवल यहाँ पे वन्य जीव, बल्कि क्योंकि इलाके बड़े हैं तो यहाँ पे जाहिर है ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, तो जो जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो भी इन इलाकों में पाए जाते हैं, बहुत ही रिमोटली, इधर उधर कुछ इक्का दुक्का घर कहीं देखने को मिलेंगे, तो उनको वहां से हटाते नहीं है, ये भी एक तरह से हमारी वन संपदा का हिस्सा है। तो इनका मेन उद्देश्य क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वाइल्ड लाइफ एंड ट्राइबल कम्युनिटी आर गिवन प्रोटेक्शन, ना केवल यहाँ पे वन्य जीव, बल्कि जो जनजातीय जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया जाता है, और उनका जो नेचुरल हैबिटेट, उनका जो प्राकृतिक घर है, उसको एज इट इज संरक्षण दिया जाता है ऑन साइट, उसमें कोई दखलंदाजी, उसमें कोई छेड़खानी, ह्यूमन इंटरफेरेंस, बाहरी जो है उसमें दखलंदाजी, वो उससे बचाव किया जाता है। ठीक, देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे हर प्रकार की जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं उन पे सख्त पाबंदी है। कौन कौन सी एक्टिविटीज, एनी एक्टिविटी, ये दोनों क्षेत्रों में कॉमन है, एनी एक्टिविटीज लाइक प्लांटेशन, कल्टीवेशन, कई लोग होते हैं प्लांटेशन के नाम पे कि हम पौधारोपण के लिए जा रहे हैं और फिर अंदर नुकसान कर बैठते हैं, जानवरों का शिकार कर लेंगे, तो इसके लिए मनाही है। वहाँ पे नेचुरली वेजिटेशन होती है खूब, तो और ज़्यादा उगाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही फलती फूलती है। तो एनी एक्टिविटीज़ लाइक प्लांटेशन हो, चाहे कल्टीवेशन हो, खेतीबाड़ी हो, फेलिंग ट्रीज, जंगलों की कटाई हो, ग्रेजिंग, पशुओं का चराना हो, हंटिंग, ये सब पे सख्त पाबंदी होती है, इसकी मनाही है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड, यहाँ ना कोई शॉप्स वगैरह नहीं खोल सकता, दुकानें नहीं चला सकता यहाँ पे, ठीक है, होटल्स वगैरह नहीं खोल सकता यहाँ पे, ठीक है। तो किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी जो होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, उन सब पे क्या यहाँ पे बैन है, ये सब संचालित नहीं होने दी जाती इन इलाकों में। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल्स कुछ हम देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रतापगढ़ में, उसके अलावा और भी मैंने बताए थे आपको। ठीक है, नाल सरोवर है गुजरात में, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है, उसके अलावा एक मैंने बताया था आपको चंद्रप्रभा, एक और लिख सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारे किस में है, उत्तराखंड में, हरिद्वार के पास में चंद्रप्रभा। ठीक है कि नहीं क्या, तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट जानी मानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, ताल नाल सरोवर तो गुजरात में हो गई, और ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चूरू में है, ब्लैक बक के लिए फेमस है, काले हिरण के लिए। ठीक, और बायोस्फीयर रिजर्व में भी अभी हमने देखा है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके अलावा बच्चों हमारे देश का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आजकल जो हमारा थार डेजर्ट है उसको भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। नंदा देवी पहले नेशनल पार्क हुआ करता था, उसको भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व समझ में आ गया, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, एक हो गया हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हमारा क्या है, कर्नाटका तमिलनाडु इसके बॉर्डर पे आता है, केरला, ठीक है कि नहीं क्या, साउथ में। उसके अलावा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में आता है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पिपरिया इसके सबसे नजदीक की जगह है। उसके अलावा एक मैंने बताया डेजर्ट, थार डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है कि नहीं क्या, तो ये अभी हाल ही पहले नेशनल पार्क था, इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। एक नंदा देवी हिमालय रीजन में है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है कि नहीं क्या। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो भी एक तरह से बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है नहीं क्या। काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ भी हाल ही में बाढ़ आई हुई है बच्चों, तो काफी नुकसान हुआ है एनिमल्स का। चलिए अगला हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब सेंचुरी तो हम देख चुके हैं, अभी जू में और इसमें क्या फर्क है। जू मतलब चिड़ियाघर बच्चों। तो पहली बात तो बता दो, जू हमारा आर्टिफिशियल हैबिटेट है, मनुष्य द्वारा निर्मित है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्राकृतिक घर ही होता है। वहां पे हम क्या है, चाहे उनको तारबंदी में जानवरों को रखते हैं, लेकिन उनके लिए बड़े बड़े उनके प्राकृतिक घर जैसा वहां वातावरण उनको दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है कि नहीं क्या। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चों
पेड़ पौधे भी होते हैं यहाँ पे, उनका प्राकृतिक हैबिटेट को प्रिजर्व करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को रखा जाता है, जानवर को रखा जाता है पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कमाई के लिए, ठीक है ना। सो देखो जू क्या है, इट इज अ फैसिलिटी इन विच एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, लोगों को दिखाने के लिए पिंजरों में बंद करके रखते हैं, उनसे टिकट लगा करके कमाई होती है, उनके खाने पाने का ध्यान रखते हैं, ठीक है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, इट इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डेंजर्स लाइक हंटिंग, तो यहाँ शिकार हो जाने से, मतलब शिकारियों से बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, बाहरी जो इंटरफेरेंस है उससे बचाने के लिए इनको सुरक्षित या संरक्षित किया जाता है इन इलाकों में, ठीक है। इट इज एन आर्टिफिशियल हैबिटेट, ये मानव निर्मित आर्टिफिशियल स्थान होते हैं, जबकि ये क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक ही जगह होती है, बस वहां पे संरक्षण दे दिया जाता है एनिमल्स को, ठीक है कि नहीं क्या। इट कीप्स ओनली एनिमल्स, इसमें खाली एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी एनिमल्स की कैटेगरी में आ गए, रेप्टाइल्स वगैरह ये सब होते हैं जू में, जबकि इसमें जो हैबिटेट एज इट इज संरक्षण कर दिया जाता है, हैबिटेट में सब कुछ आ गया, पेड़ पौधे प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए, पूरा जंगल का जंगल ही संरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है। ये था बच्चों डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जू छोटे इलाके में होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा सा बड़ा इलाका है। उसका अगला बच्चों क्या है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट, सिंपल सा फर्क है, एक्सटिंक्ट वो जो समाप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, और इंडेंजर्ड वो जिन पे खतरा अभी मंडरा रहा है, ये विलुप्त की कगार पे आ गई है, ठीक है। सो दोज इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, दोज स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ये वो प्रजातियां हैं प्लांट्स या एनिमल्स की जिन पे विलुप्त हो जाने का या फिर समाप्त हो जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इनकी संख्या काफी कम है और मनुष्य इनको ट्रबल देता जा रहा है, इनको परेशानी बढ़ती जा रही है, इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें इंक्रोचमेंट करता जा रहा है अपनी गतिविधियों के कारण, तो इन पे समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ऑन द अदर हैंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है, ये बच्चों वो प्रजाति है जो कभी भूतकाल में, पास्ट में क्या है, हमारे धरती पे पाई जाती थी, राज करती थी, लेकिन आज कल ये देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, ये जड़मूल से ही समाप्त हो चुकी हैं। तो दोज स्पीसीज विच वंस फ्लरिश्ड ऑन अर्थ, जो कभी पास्ट में धरती पे फली फूली काफी मात्रा में पाई जाती थी, काफी संख्या में, बट आर नो लॉन्गर सीन टुडे, आज वो समाप्त हो चुकी हैं, आज ये दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की स्पीसीज को कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। डेफिनेशन में भी आपको पहले मैंने दोनों करवाया, डेफिनेशन ही और एग्जाम्पल दे देंगे। तो जो हमारे इंडेंजर्ड कैटेगरी के जो स्पीसीज है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट, ब्लू व्हेल बच्चों इसका बहुत शिकार होता है, टाइगर्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके कारण हमको प्रोजेक्ट टाइगर चलाना पड़ा। लेपर्ड बच्चों आज की तारीख में हमारे देश में एक भी चीता लेपर्ड नहीं है आज की तारीख में, ठीक है नहीं क्या। तो लेपर्ड, उसके अलावा क्या है, टॉर्टोइज, टॉर्टोइज मतलब कछुए, ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, घड़ियाल हो गया, गंगा नदी के घड़ियाल, ये सब इंडेंजर्ड कैटेगरी में, इवन एशियाटिक एलिफेंट हो गया, लायंस, ये सब इंडेंजर्ड है, ठीक। उसके अलावा बच्चों एक्सटिंक्ट स्पीसीज होती हैं, इसमें आप एक और कर सकते हैं, राजस्थान का एक बर्ड और कर सकते हैं बच्चों, गोदावन, ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है कि नहीं क्या। घ्योरा आपने सुना होगा, ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, एक ये क्या है, एक एम्फीबियन है, घ्योरा जिसको बोलते हो ना, सैलामेंडर कहते हैं इसको, ये भी एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, लोग इसको बहुत ज्यादा पॉइजनस समझ के शिकार कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। उसके बाद एक्सटिंक्ट स्पीसीज के एग्जांपल्स हैं, डोडो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बड़ा पक्षी हुआ करता था, मेडागास्कर आइलैंड में पाया जाता था, आजकल देखने को नहीं मिलता। मॉरिशस में भी इसको डिस्कवर किया गया था सबसे, मॉरिशस जो अपना जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके राइट साइड में नीचे एक छोटा सा द्वीप है, कंट्री है इनफैक्ट मॉरिशस, तो वहाँ पे वहाँ का नेटिव या वहाँ का एंडेमिक स्पीसीज थी बर्ड डोडो, जो कि अब समाप्त हो चुका है। उसके अलावा डायनासोर्स ये विलुप्त हो चुके हैं हमारी धरती से। वूली मैमथ हाथी की जैसा बड़ा जीव हुआ करता था, हाथी से भी लगभग 1.5 से 2 गुना बड़ा हुआ करता था, लंबे लंबे इसके टस्क दांत होते थे और पूरे शरीर पे बड़े बड़े क्या वूली हेयर होते थे। देन उसके बाद पिंक हेडेड डक बच्चों, बड़ी सारी बतख होती थी गुलाबी सर की, ये नष्ट हो चुकी है, अभी गायब हो चुकी है। एंड हिमालयन क्वेल बच्चों, कलरफुल पक्षी है बड़ा सारा, जो हिमालय की वादियों में मिलता था, आजकल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं बच्चों, पूरे संसार भर में बच्चों जो हमारा जैसे अर्थ, अब अगर ग्लोब देखेंगे ना नक्शा, तो उसमें आपको इक्वेटर के ऊपर एक लाइन दिखेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जो इलाका होता है क्षेत्र, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। इस ट्रॉपिकल रीजन में बच्चों लगभग 18 ऐसे देश हैं, कितने, 18, जहां पे
घनी वन संपदा और बायोडायवर्सिटी है। पूरे संसार भर की 80% बायोडायवर्सिटी इसी इक्वेटोरियल बेल्ट ट्रॉपिकल रीजन में मौजूद है, क्योंकि यहाँ घने जंगल हैं। ठीक है, तो पूरे संसार भर में जितने भी विविध प्रकार के जीव जंतु एनिमल्स प्लांट्स पाए जाते हैं, 80% बच्चों 80% सिर्फ इसी ट्रॉपिकल बेल्ट में आते हैं। और यहाँ पे 17 से 18 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे ये बायोडायवर्सिटी की विविधता है। इनको हम बोलते हैं मेगा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या कहते हैं इनको? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। और इन्हीं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो बायोडायवर्सिटी में रिच जो कंट्रीज है, उनमें से हमारा देश एक है, और ये 6ठे नंबर पे आता है बायोडायवर्सिटी की रिचनेस में। 18 में से रैंक क्या हमारे देश का बच्चों? 6ठा रैंक है। ठीक है ना। और हमारे देश में बच्चों 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आते हैं। मैं आपको नाम बता रहा हूं, वर्बली नोट कर लीजिएगा। 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बच्चों। पहला हमारा जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो है ईस्टर्न हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ध्यान से सुनिएगा, ईस्टर्न हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बच्चों, ये जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये नियरली 160,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया घेरता है। कितना घेरता है? 160,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, उस सॉरी, ये 160 नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा है। ये नियरली 750,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 750,000 750,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया घेरता है। 7.5 लाख के करीब हो गया। ठीक है ना। उसका दूसरा जो हमारा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है बच्चों, ये है वेस्टर्न घाट्स। कौन सा है ये? वेस्टर्न घाट्स। ये कौन सा है हमारा? जो हमारा इंडिया का जो पेनिनसुला, जो नीचे का जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ना, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, पेनिनसुला जिसको बोलते हैं, उसका जो हमारा अरब सागर की तरफ का जो कोस्ट लाइन है पूरी, कहाँ से कहाँ, ये इसमें आ जाता है हमारा महाराष्ट्र का कुछ कोस्ट लाइन, उसके अलावा हमारा गोवा आ गया, कोंकण द्वीप जो है, कोंकण जो कोस्ट है, उसके अलावा हमारा फिर कर्नाटका का जो पूरा कोस्टल रीजन है वो, और केरला का ये पूरा जो कोस्ट लाइन है, इसमें करीब 40, 45, 50 किलोमीटर की बेल्ट है, तट से शुरू होकर के अंदर की ओर जाती है। यहाँ पे घने जंगल है। तो ये जो है रीजन, ये कहलाता है वेस्टर्न घाट्स। बच्चों, वेस्टर्न घाट जो होते हैं, पूरे संसार में टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसमें इसका रैंक 8वां है। क्या है? रैंक 8वां। इलाका छोटा है, लेकिन जो यहाँ पे प्रजातियां हैं वो बहुत अधिक प्रकार की हैं। हर महीने लगभग यहाँ देखो नए नए किस्म की प्रजातियों की खोज होती रहती है। बहुत अच्छा इलाका है ये। ठीक है कि नहीं? क्या स्पीसीज में रिच इलाका है ये। कौन सा? वेस्टर्न घाट्स। तो पहला बताया ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, 750,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका। दूसरा मैंने बताया वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसका जो इलाका है वो है 160,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके बाद आता है बच्चों हमारा तीसरा, वो पूरी तरह से हमारे देश में नहीं है, कुछ हिस्सा हमारे देश में, इसको बोलते हैं इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसमें 7 अलग अलग देश आते हैं बच्चों। कौन से? कुछ हमारा साउथ चाइना आता है, बर्मा मतलब म्यांमार आता है, देन हमारा इंडिया कुछ आ जाता है, इसका रीजन जो हमारा ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा हमारा कंबोडिया आ गया, थाईलैंड आ गया, ठीक है, वियतनाम आ गया, मलेशिया आ गया। ये कुछ हमारे क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि क्या इनमें आ जाते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये तीनों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम याद रख लेंगे, आपके चैप्टर के एंड में शायद दिए होंगे, आप देख सकते हो। तो पूरे संसार भर के जो बायोडाइवर्सिटी है उसका 80% क्या है इन ट्रॉपिकल रीजन्स में, एंड इंडिया इज वन ऑफ सच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। 18 जो मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंट्रीज है उनमें से एक हमारा भारत देश है, 8वां इसका रैंक है। और 3 मेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स याद रखेंगे। पहला ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दूसरा क्या है? दूसरा है वेस्टर्न घाट। कई बार बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं, वेस्टर्न तो लगा देते हैं हिमालयन के साथ में, समझ में आ गया? तो वो नहीं लिखेंगे। और तीसरा हमारा है क्या? इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, चलिए बच्चों, अब कुछ हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वन वर्ड की तरह आ सकते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं, डेफिनेशंस में पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्या ओके जी। 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे इस चैप्टर में। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 ही है पीछे। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, एक स्थान जहां पे नेचुरल हैबिटेट में, उनके प्राकृतिक घर में ही जानवरों को संरक्षण दे दिया जाता है, ये होता है बच्चों सेंचुरी। क्या होता है? सेंचुरी। ठीक है। उसके बाद है हमारा स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एंडेमिक स्पीसीज। ऐसी प्रजातियां बच्चों जो किसी स्थान विशेष पे ही देखने को मिलती हैं, क्या कहते हैं उनको? स्पीसीज बोल देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो जैसे मैंने बताया था इंडियन व्हाइट आस है। ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद एक और एग्जांपल बताया था मैंने, क्या
हमारा जो रॉयल कश्मीर स्टग है, ब्लैक बक हो गया, ठीक है, ये कुछ एंडेमिक स्पीसीज हैं। गिर लायन हो गया, ये गुजरात में देखने को मिलते हैं, एंडेमिक स्पीसी होगी, वहीं की लोकल प्रजातियां। देन उसके अलावा एक और मैं बताया था आपको, जो फ्लाइंग स्क्विरल बच्चों, ये एंडेमिक है कहाँ की, ये है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, एंडेमिक स्पीसी होगी। तो उसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिलती पूरे संसार में एंडेमिक स्पीसी। इसी प्रकार से बच्चों न्यूजीलैंड में देखना आपको, जो कीवी बर्ड होता है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया, ये वहीं देखने को मिलते हैं, उसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये वहाँ के लोकल प्रजातियां हैं, ये वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज हो गई, ठीक है ना। तो एंडेमिक स्पीसीज। उसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, साइबेरियन क्रेन हो गई या फिर आर्कटिक टर्न, ये दूर दूर के इलाकों तक क्यों माइग्रेट कर जाते हैं, ये बच्चों जो कठोर क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, कठोर जो परिस्थितियां हैं, एक्सट्रीम कोल्ड है, बर्फ जब पड़ जाती है विंटर में, तो उससे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए क्या है, ये वार्मर प्लेसेस की तरफ मूव करते हैं। तो माइग्रेशन का मेन कारण है कठोर क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाव, ठीक है ना। सो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ एडवर्स क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है कि नहीं। क्या तो तीनों समझ में आ गया आपको। सेंचुरी की स्पेलिंग बच्चों गड़बड़ नहीं करेंगे, कई बच्चे सेंचुरी की स्पेलिंग लिखते हैं CENTURY। सेंचुरी बच्चों वो 100 वर्ष का जो पीरियड होता है उसको सेंचुरी बोलते हैं, यहाँ सैंक्चुअरी, SANCTUARY, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज का। क्लियर है तीनों। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा एक पजल के रूप में आपको दिया हुआ है, ये आपके टेक्स्ट बुक का आखिरी क्वेश्चन है, एंड इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पजल, ठीक है। और आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे वन वर्ड भर दिया है, तो इसके तीन पार्ट्स तो ऐसे हैं जो कि आपको हॉरिजॉन्टल क्रॉसवाइज भरने हैं और कुछ आपको वर्टिकल भरने हैं। तो वहाँ पे नंबरिंग की हुई है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा आपको। तो हिंट पड़ते तुरंत वर्ड सूझ जाएगा। स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो प्रजातियां बच्चों जो नष्ट होने की कगार पे आ गई हैं, विलुप्त होने की कगार पे आ गई हैं, इनको कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। समझ में आ गया। तो सिर्फ ये वर्ड भरना आपको, इंडेंजर्ड, ठीक है, ये आपको वर्टिकल वाले में दिया हुआ है, ठीक है, और फिर ये क्रॉसवाइज में। उसके बाद अगला, अ बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक ऐसी बुक जिसमें क्या है, जो इंडेंजर्ड प्रजाति की जो स्पीसीज हैं उन पे खतरा मंडरा रहा है ना, समाप्त हो जाने का, उनकी लिस्ट है इसमें। तो ये बुक है बच्चों रेड डाटा बुक, इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो विलुप्त होने वाले हैं उनकी लिस्ट दी गई है, ताकि इमीडिएटली उनको बचाने के उपाय किए जा सकें। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बच्चों जंगलों का तेजी से जो हम विनाश कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट है, नतीजा है, वो क्या है, उसका सबसे बड़ा नतीजा निकला है डेजर्टिफिकेशन है, डेजर्ट्स, जो हमारे रेगिस्तान है उसका प्रसार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मिट्टी बंजर होती जा रही है और खेती बाड़ी या जो एग्रीकल्चर उसके लिए उपयोगी नहीं बच गई है, ठीक है। द सॉइल इज टर्निंग बैरन, लूज एंड इट इज चेंजिंग इनटू डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स लिखना वहां पे, डेजर्टिफिकेशन भी आ सकता है बट उतने वो बॉक्सेस है नहीं वहां पे, डेजर्ट्स प्लूरल में। उसके बाद ये तीन बच्चों थे आपके वर्टिकल में लिखना था आपको, नीचे वाले जो तीन है वो क्रॉसवाइज हॉरिजॉन्टल चलना है आपको, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। स्पीसीज विच हैव वैनिश्ड, वो प्रजाति जो समाप्त हो चुकी है। तो देखो ऊपर वो जो समाप्त होने की कगार पे आ गई वो तो है इंडेंजर्ड, और जो समाप्त हो चुकी है वो एक्सटिंक्ट। तो देखो ऊपर लिखा हुआ ना एक्सटिंक्शन, उसी में शब्द आ रहा है एक्सटिंक्ट, EXTINCT, विलुप्त प्रजातियां। एग्जाम्पल बता चुका हूं, डायनासोर, डोडो, पिंक हेडेड डक, वूली मैमथ, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देन स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, ऐसी प्रजातियां बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्थान विशेष पे ही पाई जाती है, वहीं की लोकल प्रजातियां, उनको एंडेमिक बोलते हैं। ऊपर फिलिप में भी है सेकंड वाला, एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है कि नहीं। क्या देन उसके बाद वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एन एरिया, किसी भी एरिया में, क्षेत्र में जो विविध प्रकार के जीव जंतु हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, इसको वहां की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन नंबर 1 है चैप्टर का, बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर जो 7 है ये खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से आप पूरे चैप्टर को नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है, और शॉर्टली कुछ ही दिनों में आपकी नोटबुक स्कूल में मंगाई जा सकती है चेक करने के लिए, मे बी विद इन अ वीक और सो। तो आप अपना वर्क अप टू डेट कर लेंगे, ठीक है। होप कि आपको अगस्त लास्ट वीक में आपके नोटबुक स्कूल में चेकिंग के लिए मंगवाई जा सकती है, ठीक है। सो अच्छे से इसको तैयार कर लेना आप लोग, अच्छे से पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे समझने के लिए, ठीक है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सेल, जो है सेल, जो हमारा लिविंग बॉडीज है वो किसकी बनती है बच्चों, सेल्स की बनती है, ठीक है। और सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल के अंदर अलग अलग क्या क्या हिस्से होते हैं, उसका काम काज क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।